और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। मैं भी बाबा रामदेव जी को एक सवाल पूछ रहा था कि मुझे हिंदी शब्द मालूम नहीं था। हमारे यहां गुजरात में कॉटन की खेती होती है और जो खेत में कपास तैयार होता है वो गरीब परिवार अपने घर ले जाकर के उसका छिलका निकाल करके अंदर से कॉटन निकालते हैं। गुजराती में उसका शब्द है काला फूलवा। मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या शब्द है। रुई निकालते हैं लेकिन वो जो ऊपर का भिनोला, मुझे शब्द मिल गया है भिनोला। हमारे यहां उसको काला बोलते हैं। और छिलका काफी धारदार होता है, चुभता है, खून निकल जाता है। तो जब वो सीजन आती थी तो दिन भर 50 प्रकार की मेहनत करने के बाद पूरा परिवार हम बैठते थे, उन कॉटन छिलके निकाल करके कॉटन बाहर निकालते थे और दूसरे दिन सुबह जमा करवाते थे और कुछ मजदूरी मिल जाती थी। जिसने इस जिंदगी को जिया है उसके लिए जीवन में निराशा का नामो निशान नहीं हो सकता। जो इस पीड़ा और दर्द में पला है उसके लिए औरों की पीड़ा और दर्द समझने के लिए यात्राएं नहीं करनी पड़ती है। और वही पीड़ा, वही दर्द, वही संवेदना हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है। हर पल मन में रहता है कि ईश्वर ने जो शरीर दिया है, जो समय दिया है, जो अवसर दिया है, उसका उपयोग भारत मां के कोटि कोटि जनों के लिए ही होना चाहिए। दुखी, पीड़ित, दरिद्री, दलित, शोषित, वंचित, उनके लिए होना चाहिए। और जब जीवन में ये प्रेरणा होती है तो ईश्वर रास्ते भी अपने आप सुझाता है। मतलब पहले के चुनाव होते थे जोड़ तोड़ के चुनाव होते थे, परिवार को संभालने के लिए चुनाव होते थे, जाति बिरादरी के समीकरणों को संभालने के चुनाव होते थे, वोट बैंक की छाया में चुनाव होते थे। मित्रों, ये खुशी की बात नहीं है कि आज देश में विकास के एजेंडा की चर्चा हो रही है और विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ने के लिए देश के राजनीतिक दलों को मजबूर किया जा रहा है। और बाबा रामदेव जी का ये प्रयास उसी दिशा में एक नक्कर मक्कम मजबूत कदम है। ये शुभ संकेत है कि भाई ठीक है, सरकार बनाना तो चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो, किसके लिए बनाना चाहते हो, बना करके क्या करना चाहते हो, जरा दुनिया को बताओ तो सही। और मैं चाहूंगा ये प्रयास 2014 के चुनाव तक निरंतर चलता रहना चाहिए, दबाव बढ़ाना चाहिए और सिर्फ बीजेपी पर नहीं, सब दलों पर बढ़ाना चाहिए कि बहुत हो चुका, 60 साल बीता बुरा बर्बाद किए, अब बताओ। और भाइयों बहनों,
उसके साथ साथ बाबा राजनेताओं को भली भांति अब जान गए हैं कि दिन में एयरपोर्ट पर लेने आना और रात को जुल्म कैसे करना, ये भली भांति जानते हैं। और इसलिए कोई कहने को कह दे, उस पर भरोसा मत करना, ट्रैक रिकॉर्ड बराबर देख लेना। अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड पर सही उतरते हैं फिर तो आशीर्वाद भरपूर दे देना, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है और सिर्फ टैप रिकॉर्ड चल रहा है तो उस पर भरोसा मत करना। आप कल्पना कर सकते हैं भाइयों, इस देश में 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, ये विश्व का सबसे नौजवान देश हो, परमात्मा ने हर नौजवान को भूजा दी हो, बुद्धि सामर्थ्य दिया हो, कुछ कर दिखाने की ललक दी हो, उसके बावजूद भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत बड़ी एसेट बन सकता था, देश की नेतृत्व ने उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। नौजवान को अवसर चाहिए। आज चाइना की जो बात बता रहे थे स्वामी जी, चाइना ने एक काम पर बहुत बल दिया और वो बल दिया स्किल डेवलपमेंट। नौजवानों को हुनर सिखाओ। अगर उसके पास हुनर होगा तो उसके अंदर सामर्थ्य है, जीवन जीने का रास्ता खोज लेगा। आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, भारत सरकार ने बार बार भांति भांति प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के मिशन बनाए। प्रधानमंत्री तक उसके चेयरमैन बने। हर 3 महीने उसका मूल्यांकन करना तय हुआ, लिखिए तय हुआ, लेकिन 3 साल तक मीटिंग तक नहीं हुई। अब कोई मुझे बताए भाई, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन की जरूरत है क्या? काम नहीं हो सकता क्या? मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात बताता हूं इसलिए कि गुजरात ने उस दिशा में करके दिखाया है। हम चाहते हैं अगर देश की जीडीपी को बढ़ाना है तो हमारी उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग करना होगा। हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। अन्यथा ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बाबा ने जिन इश्यू को उठाया उसको अरुण जी ने भी बहुत पॉजिटिव बता दिया है, राजनाथ जी ने भी बता दिया है, लेकिन मैं और तरीके से उस चीज को बता रहा हूं। कृषि प्रधान देश है। हमारे यहां कृषि के साथ पशुपालन अंगभूत व्यवस्था है और मैं मानता हूं कि कृषि को अगर हमें सामर्थ्यवान बनाना है तो उसको 3 हिस्सों में बांटना होगा। 1/3 रेगुलर खेती, 1/3 वृक्षों की खेती, पेड़ों की खेती और 1/3 पशुपालन। आप कल्पना करें, हमारे यहां 2 खेत के बीच में कितनी जमीन वेस्टेज होती है, मुझे बताइए भैया। सबको मालूम है ना? उस खेत वाला हमारे खेत में न घुस जाए, हमारा खेत वाला उसके घुस में न जाए, बीच में जो हम बाड़ बना देते हैं, कितनी जमीन वेस्टेज करते हैं। अगर उस किनारे पर
उस किसान को पेड़ उगाने का अधिकार दिया जाए और उस पेड़ बेचने का अधिकार दिया जाए तो इस देश को टिम्बर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के कृषि प्रधान हिंदुस्तान को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए गोल्ड पर हमला बोल देते हैं। यानी करने जैसे काम नहीं करना, न करने जैसे पहले करना। मित्रों, 60-70 के दशक में हिंदुस्तान में गोल्ड स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। चारों ओर सोने की तस्करी, ये इस देश का एक बहुत बड़ा पेशा बन गया है 60-70 के दशक में। और उसी गोल्ड स्मगलिंग में से हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क पैदा हुआ। आज भी जो अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफिया हैं वो उस गोल्ड स्मगलिंग के उस काल में पैदा हुए थे। दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है कि फिर से उसने गोल्ड स्मगलिंग का उदय कर दिया है। आप देखते होंगे, अभी मैं 2-3 दिन पहले टीवी पे देख रहा था, दक्षिण के एक ही राज्य में 100 किलो से ज्यादा सोना की स्मगलिंग में पकड़ा गया। अब पकड़ा कितना परसेंटेज जाता है हमको मालूम है, कितना परसेंटेज नहीं पकड़ा गया। ये नीतियों का, कुनीतियों का परिणाम है मित्रों। और इसलिए कृषि क्षेत्र में भी अब पशु की केयर करना, कोई मुझे बताए मित्रों, मैं गुजरात का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। हमारे यहां हम पशु आरोग्य मेले लगाते हैं और हजारों की तादाद में लगाते हैं। की क्षमता सीमित है। पशु का भी कैटरेक्ट ऑपरेशन करते हैं, उसके नेत्रमणि का ऑपरेशन करते हैं, उसकी ऑपरेशन करते हैं, उसके नेत्रमणि का ऑपरेशन करते हैं, उसकी डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने अभी कुछ डॉक्टरों को अमेरिका भेजा था कि लेजर सिस्टम से पशुओं के ऑपरेशन की टेक्निक सीख के आए ताकि पशु का रक्त न बहे, उसको पीड़ा न हो। इसका परिणाम क्या हुआ? भाइयों बहनों, हमारे यहां मिल्क प्रोडक्शन में 86% इंक्रीज हुआ। 86%। मुझे बताइए, मेरा किसान सामर्थ्यवान हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने क्या किया? देखिए, फर्क देखिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सपना देखा पिंक रिवॉल्यूशन। इस देश में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, इस देश में हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसने पिंक रिवॉल्यूशन का कार्यक्रम लिया। और पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? कत्लखाने खोलो, पशुओं की कत्ल करो, और जो मटन होता है उसका कलर पिंक कलर का होता है, उसको एक्सपोर्ट करो। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, देश के किसानों का भला पशु करेगा कि मटन करेगा? अब फर्क यही है मित्रों, फर्क यही है कि भारत जैसे देश के जो गांवों में बसा है वहां प्रायोरिटी क्या? उसके कारण क्या हुआ? कमाई करने के इरादे से पशुओं का चोरी शुरू हो गया, स्मगलिंग शुरू हो गया। और भारत सरकार, आप जैसे बाबा कह रहे हैं कि भाई किसान को कम से कम मिनिमम इनकम का तो कुछ व्यवस्था करो, लेकिन अगर आप कत्लखाना बनाते हो तो भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती है। आपको बैंक से मिनिमम दर से पैसे मिलते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका कत्लखाना मेरठ में है, हरिओम जी ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, मेरठ की बात मेरठ में है, और मुंबई आपको मटन भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी भी भारत सरकार देती है। मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर चाहें तो स्थितियां बदल सकते हैं।
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, हमारे राजनाथ जी कृषि मंत्री थे, एक योजना शुरू की थी, वाड़ी प्रोजेक्ट। उस वाड़ी प्रोजेक्ट के तहत जो ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं, जिनके पास मुश्किल से 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि है, उनकी आय मुश्किल से 10,000 12,000 रुपया, वो घर कैसे चलाए? उस वाड़ी प्रोजेक्ट के तहत हमने गुजरात में प्रयास शुरू किया। हमारे आदिवासी किसान, जिसको आधुनिक खेती की तरफ हम ले गए, पानी प्रबंधन की तरफ ले गए, सीड्स में बदलाव लाने की दिशा में ले गए, क्रॉप पैटर्न बदल ली, और परिणाम ये आया कि वो 12-15 हजार रुपया कमाता था, वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया। लेकिन अटल जी की सरकार गई, ये सरकार ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अब उनको समझ नहीं है मित्रों किसके लिए क्या काम करना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई मंगल ग्रह से मनुष्यों को लाने की जरूरत नहीं है। यहां जो है वही इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ये बात सही है मित्रों। अगर नौजवान को रोजगार न मिले, ग्रामीण विकास के लिए हम खेती पर बल न दें, और ये बात सही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने अपनी ताकत दिखानी होगी। हमारे जो भी मिनरल्स है, हमारा रॉ मटेरियल है, उसमें वैल्यू एडिशन, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप आयरन और बार भेजेंगे और स्टील बना करके भेजोगे तो देश की आय बढ़ेगी, नौजवान को रोजगार मिलेगा। आयरन और चला गया तो आप फिर से स्टील बाहर से लाओगे और देश को बर्बाद करके रखोगे। लेकिन भाइयों बहनों, उनको आयरन और में से स्टील बनाना है तो बिजली चाहिए। बिजली के कारखाने बंद पड़े, क्यों? तो कोयला नहीं मिल रहा है। कोयला क्यों नहीं मिल रहा? तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि अभी कोयला की पॉलिसी पैरालिसिस पड़ी हुई है। ये एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। मित्रों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार के जो कुछ क्षेत्र हैं उसमें एक है मिनरल्स। हमने गुजरात में तय किया, पहले नहीं, हमारे देश में नहीं है वैसा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मिनरल्स के लिए जो पहले अप्लाई करेगा उसका हक बनेगा, उसको पहले अलॉटमेंट होगा। हमने गुजरात में तय किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऑक्शन करेंगे। जो ज्यादा बोली बोलेगा, खजाने में पैसा सरकार के पास आएगा, लोगों का, गरीबों का भला होगा। ऑक्शन। मुझे बताइए भैया, ये सही रास्ता है कि नहीं है? सही रास्ता है कि नहीं है? ट्रांसपेरेंट पद्धति है कि नहीं है? हमने निर्णय किया, भारत सरकार ने हम पर प्रतिबंध लगा दिया कि कानूनन आप ऑक्शन नहीं कर सकते हो। आप हैरान होंगे मित्रों, एक सरकार है जो हिम्मत करके ऑक्शन करके अपनी इस भू संपदा को वैल्यू एडिशन के लिए देना चाहती है। आज मेरे यहां सीमेंट के इतने कारखाने लगने की संभावना है, लेकिन मैं लाइमस्टोन नहीं दे पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार मुझे ऑक्शन करने का अधिकार नहीं देती है और मैं ऑक्शन के बिना देने को तैयार नहीं हूं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हमारी जो भू संपदा है, उस भू संपदा का उपयोग भी हम राष्ट्र के विकास की धरोहर के रूप में कर सकते हैं और सब कुछ हमारे पास है। और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, आपको हैरानी होगी, आज हमारे देश से बालू भी स्मगल होने लगी है। जहाज भर भर करके बालू का स्मगलिंग होना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आपकी नीतियां स्पष्ट नहीं रही तो ये संभावनाएं बढ़ती जाती है। और इसलिए भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने की पहली शर्त होती है स्टेट प्रोग्रेसिव पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए।
नीतियां लगातार नई बनती चलनी चाहिए, नीतियों के आधार पर निर्णय होते चलने चाहिए और निर्णय सही से ट्रांसपेरेंट तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है मित्रों। ये कोई ऐसी चीज छोड़िए तो हो नहीं सकता है मित्रों। टैक्सेशन, मैं इन विचारों से कई वर्षों से परिचित हूं। ये जो हमारे आर्थिक स्वराज के विषय को लेकर के हमारे जो मित्र बाबा को भी मिले हैं, हमारे और लोगों को भी मिले हैं। अब मुझे बताइए साहब, ऑक्ट्रोय, हमारे देश के कई राज्य हैं जो ऑक्ट्रोय बंद करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। हमने कर दिया, हमारी गाड़ी चल रही है, मेरे यहां ऑक्ट्रोय वगैरह सब बंद हो गया। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि अगर इरादा हो, और इसलिए मैं कहता हूं बार बार, देश को वादे नहीं इरादे चाहिए। और इसलिए भाइयों, ये टैक्सेशन सिस्टम सामान्य मानवीय जीवन पर बोझ बनी हुई है। अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती है। उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है और भारतीय जनता पार्टी गंभीरतापूर्वक इस विषय पर काम कर रही है। अभी भी हमारे पार्टी के सभी नेता इस विषय के जानकार लोगों के साथ 3-3 घंटे बैठे थे, हर बारीकी से, क्योंकि ठीक है हमें पहली नजर में कुछ समस्याएं नजर आती हैं, लेकिन आखिरकार इरादा है तो समस्याओं का समाधान भी होगा और रास्ते भी खोजे जाएंगे और व्यवस्थाएं नई लाई जाएगी। और भाइयों बहनों, अगर यही व्यवस्थाएं चलानी है तो मुझे यहां आने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे आने की क्या जरूरत है? बहुत लोग हैं, चलाएंगे। अगर कुछ कर नहीं पाएंगे तो हम पद के लिए जिंदगी में पैदा नहीं हुए दोस्तों। कुछ कर सकते हैं तो जिंदगी में कुछ करना है। लेकिन व्यवस्थाएं वो हो जो सरलीकरण लाएं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो अफसरशाही का जो लाइसेंस राज की दुनिया है, आपको मालूम होगा हमारे देश में जो कारखाने होते हैं, अगर बॉयलर है तो सरकार में एक बॉयलर इंस्पेक्शन की व्यवस्था होती है। अब ये बॉयलर इंस्पेक्शन जो करने वाला होता है वो शहंशाहों का शहंशाह होता है, क्या कि होते बहुत कम लोग हैं और वो बेचारे मालिक जो होते हैं परेशान होते, भाई फलानी तारीख तक तो इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए। वो कहता है नहीं, समय नहीं है, पहले से क्यों नहीं बोला? फिर जो कुछ भी होना चाहिए वो होता होगा और फिर वो सर्टिफिकेट देता है कि मैंने बॉयलर का इंस्पेक्शन किया और ये काम करने योग्य है। सब यही कारोबार चलता था। कोई मुझे बताए भैया, आप कार खरीदते हैं, आपकी कार ठीक है कि नहीं है, ब्रेक बराबर है कि नहीं है, उसका इंस्पेक्शन सरकार करती है क्या? सरकार करती है क्या? आप खुद करते हो कि नहीं करते हो? आपको आपकी जिंदगी की चिंता है कि नहीं है? तो फिर बॉयलर की चिंता वो करेगा कि नहीं करेगा? बॉयलर फटेगा तो वो मरेगा कि नहीं मरेगा? मैंने कहा आप सरकार इंस्पेक्शन नहीं करेगी, आप खुद इंस्पेक्शन करके सर्टिफिकेट हमको दे दो, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। अफसरशाही गई कि नहीं गई? अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ा? तो हमने कहा स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेज आईटीआई में चालू करो और प्राइवेट इंस्टीट्यूट खरीदो तो बॉयलर इंस्पेक्शन का काम करें। हजारों लड़के बॉयलर इंस्पेक्टर बन गए। वो देखते हैं और मालिक को भी चिंता रहती है, वो बिना ब्रेक की गाड़ी को चलाएगा क्या? तो बॉयलर फटने वाला है वो चलाएगा क्या? अपने आप छोटी छोटी चीज होते मित्रों। आपने देखा होगा हमारे देश में पहले बड़े बड़े मकानों में लिफ्ट बहुत कम थी और सरकार के लिफ्ट के इंस्पेक्टर रहते थे। हर सारे देश में है ये। अब करीब करीब हर घर में लिफ्ट आ गई। अब मुझे बताइए इतने इंस्पेक्टर कहां से लाओगे? मेरे यहां मैंने नियम किया कि भाई जो रहते हैं वही हर 6 महीने अपनी जांच करवा के हमको रिपोर्ट कर दें कि भाई आपके लिफ्ट ठीक है, उपयोग करने हो तो करते चलो। मित्रों, हम व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं।
छोटी चीजों के माध्यम से भी स्थितियों को बदला जा सकता है। और अगर एक बार परिवर्तन लाना है तो ला सकते हैं। आपको हैरानी होगी, हमारे देश में एक कानूनी व्यवस्था है, हर 3 साल में एक बार देश की जमीन का हिसाब किताब होना चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए, हर 30 वर्ष में। और देश की जमीन का लेखा जोखा, उसकी लंबाई कितनी है, मालिक कौन है, चौड़ाई कितनी है, किस प्रकार का पूरा हर 30 साल में करने का नियम है। आपको हैरानी होगी, पिछले 100 साल से हमारे देश में काम नहीं हुआ है। 100 साल से अगर ये स्थिति बनी, कई जगह में नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया। सरकारी कागज पे वो जमीन है, खेत है, हकीकत में वो नदी बन चुका है। कहीं पर से पर्वत रह करके नीचे आ गया है, खेत बचा नहीं, जमीन बची नहीं, सरकारी कागज पे अभी भी जमीन है। 100 साल हो गए, इस काम को हमारे देश में नहीं किया गया। किसान कहां जाएगा? मैंने गुजरात में बीड़ा उठाया, मैं कर रहा हूं इन दिनों, और मैं करके रहूंगा। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, ऐसा नहीं है कि समस्याओं के समाधान नहीं है, लेकिन ज्यादातर सरकारें आती हैं, दिन रात अगला चुनाव जीतने में लगी रहती है। सरकारों का काम है 5 साल के समय में देश की भलाई के लिए लोगों को विश्वास में लेकर के कदम उठाना। और भाइयों बहनों, मैं गुजरात एक्सपीरियंस से कहता हूं कि ये सब कुछ संभव है। और जो बाबा रामदेव जी ने स्वाभिमान आंदोलन के साथ जुड़े हुए सिपाहियों ने भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षाएं रखी है, और नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से जो अपेक्षाएं रखी है, हम जी जान से उसको पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। और मैं मानता हूं मित्रों, हर समस्या का समाधान हो सकता है, रास्ते खोजे जा सकते हैं और परिणाम लाया जा सकता है। और भारत बहुरत्ना वसुंधरा है, सामर्थ्यवान देश। मित्रों, मैं भाषा के संबंध में हम लोगों के विचार बहुत परिचित है, वैदिक जी भलिक जी जानते हैं। भारतीय भाषाओं का गौरव बहुत स्वाभाविक था। और अगर अपने आप पर हमारा गौरव नहीं होगा तो हम दुनिया की पराई चीजों से क्या गौरव कर सकते हैं मित्रों? लेकिन हम आधुनिकता के भी पक्षधर हैं, हम टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं, हम विज्ञान को प्राथमिकता देने के पक्ष के हैं, क्योंकि हमने विश्व के सामने उस सामर्थ्य के साथ खड़ा रहना है। और दुनिया जो भाषा समझे, उस भाषा में मेरे देश का बच्चा आंख में आंख मिला करके बात सके, ये भी ताकत होनी चाहिए। मुन्नी नीचे करने का अवसर हमारे देश के बच्चों का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारी अपनी भाषाओं पर गर्व नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा, तो आप दुनिया में आंख से आंख मिलाकर बात कभी कर नहीं सकते हैं। और इसलिए पहले अपने पर भरोसा होना चाहिए, अपने पर स्वाभिमान होना चाहिए, अपनी हर परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। हमारी संस्कृति हो, हमारी खान पान हो, हमारा पहनाव हो, हमारे बोलचाल हो, हर बात पर हमें गर्व होना चाहिए। अगर हमें गर्व है तो मित्रों, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार बाबा रामदेव जी को अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने सही दिशा में देश में सच्चे अर्थ में परिवर्तन क्या हो, नींव कैसी हो, पिलर्स कैसे हो, इमारत कैसी हो, इसके लिए मंथन शुरू किया है। और संतों के द्वारा अगर मंथन होता है तो अमृत निकलना निश्चित होता है। निस्वार्थ भाव से अगर मंथन होता है तो अमृत सुनिश्चित होता है। और भाइयों बहनों,
2 विषयों पर हम दल देकर के आगे बढ़े। 5 साल के बाद महात्मा गांधी 150वीं जयंती आएगी। ये युग पुरुष को हम कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं, उन सपनों को तय करना होगा। 8-9 साल के बाद भारत की आजादी के 75 साल होंगे। अमृत पर्व आएगा। देश के दीवानों ने 1200 साल तक लड़ाई लड़ी और देश को आजादी मिली। वो आजादी के जब अमृत पर्व आए तब उन दीवानों के नाम हमारा देश कैसा दें, देश कैसा सुपुर्द करें, इसके सपने हमने संजोने होंगे। और एक दिव्य भव्य भारत, हम सिर्फ भव्यता से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। भारत भव्य भी हो, भारत दिव्य भी हो। ये दिव्य भव्य भारत का निर्माण, इन सपनों को लेकर के हम आगे बढ़े। इसी एक अपेक्षा के साथ ईश्वर हमें शक्ति दे, जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे, ताकि बाबा रामदेव जैसे निष्ठुर लोगों की तपस्या रंग लाएं और 60 साल की कठिनाइयों से गुजरा हुआ देश संतोष, विश्वास और समृद्धि की शिखरों को पार करने वाला बने। इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।